हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है। आज आप टेस्ट दे रहे होंगे, ठीक है। टेस्ट के बाद आप सारे क्वेश्चन को आप मिला रहे हैं। तो आज का डेट है 27 मार्च और आज फिजिक्स का आप जानते हैं दो प्रकार की टेस्ट सीरीज हो रही है। आज फिजिक्स का टेस्ट है। फिजिक्स टेस्ट में मोशन इन प्लेन और आपका क्लास 12 से जो सेक्शन है वह आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी है। तो बेटा आप जान रहे हैं कि फिजिक्स संजीवनी टेस्ट सीरीज हो रही है जो 22 मार्च से स्टार्ट हो रही है। टोटल 27 टेस्ट आपको देने हैं। ये आपका टेस्ट का टॉपिक है और आज का जो टॉपिक है बच्चा, आज का जो टॉपिक है मोशन इन प्लेन एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। 27 मार्च आज है और 12:30 से 1:30 PM आपका टेस्ट हो रहा है। टेस्ट दीजिए, जो जितना टेस्ट देखेंगे उतना ही निखार आएगा। जितना ही गलेंगे उतना ही तपेंगे, जितना ही तपेंगे उतना ही गलेंगे, जितना ही गलेंगे उतना ही अच्छा बनेंगे। जैसे कहा जाता है सोना भैया, जितना ही गलाया जाता उतना ही अच्छा बनता। तो उसी तरह से आप लोग भी, ठीक है, इस भरी दोपहरिया में ये टेस्ट दीजिए और अपने आप को क्या है मजबूत करिए। आइए आज का देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। चलिए भाई, क्वेश्चन में फॉर ए पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक। मोशन टॉपिक आपको पता ही है कि टॉपिक कौन कौन सा है। हाँ, तो टॉपिक क्या क्या दिया गया है ये देखिए। फॉर ए पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये पोलर कोऑर्डिनेट दिया गया है। ये देखिएगा, पोलर कोऑर्डिनेट PR दिया है ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस। तो करा कि एक्सेलरेशन क्या होगा। तो पोलर कोऑर्डिनेट दिया गया है बच्चा, पोलर कोऑर्डिनेट दिया गया है। इसका मतलब ये देखिए, ये इस प्रकार से ऐसे सर्कुलर पाथ पे आप जाएंगे। जैसे कहीं भी अगर पोलर कोऑर्डिनेट दिया है तो मान लीजिए पोलर कोऑर्डिनेट दिया है r, दिया गया है। ये देखिएगा r, ये तो पोलर कोऑर्डिनेट होता है। r, भाई r, ये पोलर कोऑर्डिनेट होता है, ठीक। तो अब इस कंडीशन में ये देखिए, ये थीटा है। अब करा कि एक्सेलेरेशन क्या होगा। तो आप खुद जानते हैं कि एक्सेलेरेशन किधर की तरफ डायरेक्टेड होता है बेटा, सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है। तो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड का मतलब क्या होगा एक्सेलेरेशन, ये देखिए v²/r हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्सेलेरेशन के दो कंपोनेंट देखिए बन रहे हैं। ये एंगल भी थीटा होगा। एक कंपोनेंट ये देखो बन रहा है v²/r। ये देखिए एक कंपोनेंट बन रहा है v²/r। एक कंपोनेंट बन रहा है v²/r, सॉरी, एक कंपोनेंट चला v²/r, ये देखो साइन थीटा हो जाएगा। और एक हो जाएगा v²/r क्या, कॉस थीटा हो जाएगा। क्यों, थीटा के पास वाला कॉस थीटा, थीटा से दूर वाला। अब यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ये देखिए, ये भी देखिए j के निगेटिव में है, ये i के निगेटिव में है। तो नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा देख लो, -v²/r क्या, कॉस थीटा i कैप, और -v²/r क्या, साइन थीटा क्या, j कैप। तो ये कौन सा ऑप्शन है भैया, ये C वाला ऑप्शन है आपका। कौन सा है, C वाला ऑप्शन है, ठीक। अब आइए यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए पॉइंट P। अब देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, आओ देखो। पॉइंट P मूव्स इन ए काउंटर क्लॉकवाइज। कैसे मूव कर रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज इन सर्कुलर पाथ एज शोन इन द फिगर। जहाँ ये देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम के अनुसार वेरी कर रहा है। तो जहाँ भी डिस्प्लेसमेंट टाइम के अनुसार वेरी करता है, समझ जाइए कि वहाँ पे दो प्रकार की वेलोसिटी होती हैं। एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है, मतलब दो प्रकार के एक्सेलरेशन, एक सेंटीपिटल एक्सेलरेशन और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होते हैं। क्यों, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड एक्सेलरेशन एट t = 2 सेकेंड। तो सबसे पहले वेलोसिटी देखते हैं कि वेलोसिटी क्या होगा। ये देखो वेलोसिटी v = क्या हो जाएगा, ds/dt। ds/dt का मतलब कितना हो गया ये बताओ, 3t², ठीक है, ये हो गया। at टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा, ये देखो dB/dt। dB/dt का मतलब कितना हो जाएगा, 60। t का मतलब कितना हो गया, 2, यानी 12 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ये देखिए 12 मीटर/सेकंड स्क्वायर, 12 मीटर/सेकंड स्क्वायर। देख लीजिए भाई, 12 मीटर/सेकंड स्क्वायर। अब ये टिक मत कर देना, ये भी ऑप्शन में है। एक और एक्सेलरेशन लगेगा AC कितना होगा भैया, v²/r। अब देखो v कितना है जरा बताओ तो भाई, v कितना है, v है आपका 339T/4 अपॉन कितना हो जाएगा, r रेडियस कितना है 20, t कितना है आपका 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है, यानी 14 कितना हो जाएगा, 7.2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। अब देखना ये भी एक्सेलरेशन है, लेकिन ये भी नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं सर्कुलर पाथ पे दो प्रकार के एक्सेलरेशन होते हैं। एक आपका AC काम करता है और एक आप जानते हैं कि AT काम करता है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट लगेगा। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा ये बताइए। इन दोनों का रिजल्टेंट A = क्या हो जाएगा, √AC का स्क्वायर
और प्लस कितना हो जाएगा 80 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा ना। हमेशा याद रहे क्या, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे दो प्रकार के एक्सेलरेशन लेते हैं, AC और AT। और कैसे हम पहचान करेंगे, याद रखिएगा, अगर वेलोसिटी टाइम के अनुसार वेरी कर रहा है तो इसका मतलब वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अब आ जाओ तीसरा क्वेश्चन देखो, पार्टिकल इज मूविंग इन द वेलोसिटी KY I कैप प्लस XJ कैप। देखिए जैसे वेलोसिटी क्या दिया गया है VKY, तो ये देखो I के पास वाला कंपोनेंट कौन होता है VX, यानी VX कितना दिया है KY, ठीक है। और ये देखो J के पास वाला कंपोनेंट जो होता है वह क्या होता है Y, तो VY कितना दिया है, ये देखिए KX दिया है। आप क्या करिए, दोनों को ज़रा डिवाइड कर लीजिए, दोनों को डिवाइड कर लें, जो भी डिवाइड करें, यानी VY अपॉन क्या करके VX इक्वल टू क्या कर सकते हैं X अपॉन Y कर सकते हैं। VY को क्या कहेंगे DY, और DX को ये X अपॉन कितना Y, या Y DY इक्वल टू X DX हो जाएगा। चलिए दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं। Y DY का मतलब क्या हो जाएगा Y स्क्वायर बाई 2, और X DY का मतलब क्या हो जाएगा X स्क्वायर बाई 2। और आप जानते हैं इंटीग्रेशन में यहाँ पे क्या आता है, कांस्टेंट आता है, X स्क्वायर बाई 2 प्लस एक कांस्टेंट आएगा कि नहीं, 2 कांस्टेंट मतलब 2 इधर जाके वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, D वाला। अब आइए 4 पे चलते हैं भाई। ए वाटर फाउंटेन ऑन द ग्राउंड स्प्रिंकल्स वाटर अराउंड इफ द स्पीड ऑफ वाटर कमिंग out of the fountain is V, the total area ground the fountain the gets wetted। आपने कभी फाउंटेन को देखा ही होगा। फाउंटेन क्या होता है, जैसे पानी फेंकता है तो इस तरह से इधर पानी फेंकता है, इधर पानी फेंकता है, और क्या करता है यहाँ पर ज़मीन पे एक सर्कल का फॉर्म बनाता है। जैसे ज़मीन पे जब पानी चारों तरफ से गिरता है तो एक सर्कल का फॉर्म बनाता है। तो अब देखिए जैसे ये प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, मान लीजिए इस तरह से फाउंटेन ऐसे चारों तरफ ऐसे निकल रहा है, तो ऐसे पानी गिरेगा, ऐसे पानी क्या है गिरेगा। अब क्या होगा, ये जो सर्कुलर पाथ है इसी का एरिया पूछ रहा है, तो सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या होगा बेटा, ये जो इसका रेंज होगा वही सर्कुलर पाथ का रेडियस होगा। और रेंज कितना होगा, मैक्सिमम रेंज कितना होगा, आप सभी लोग जानते हैं मैक्सिमम रेंज क्या होगा, U स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा G हो जाएगा। और एरिया मैक्सिमम कितना हो जाएगा, ये देखिए एरिया मैक्सिमम कितना हो जाएगा, एरिया मैक्सिमम हो जाएगा पाई R मैक्स का क्या होल स्क्वायर, या पाई U पे 4 अपॉन कितना G का स्क्वायर, पाई U पे 4 अपॉन G का स्क्वायर, यानी 4 का कौन सा हो जाएगा A वाला बच्चा। अब चलते हैं 5 देखते हैं, 5 क्या कर रहा है। 5 कर रहा है कि देखिए एक प्रोजेक्टाइल पाथ दिया गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, ठीक है। एक प्रोजेक्टाइल क्या है, इक्वेशन दिया गया है कि किस तरह से इनिशियल वेलोसिटी I+2J से ऑब्जेक्ट को क्या है फेंका जा रहा है, I प्लस कितना, हाँ 2J, I+2J से ऑब्जेक्ट को फेंका जा रहा है। द इक्वेशन ऑफ इट्स ट्रेजेक्ट्री, तो आप जानते हैं कि प्रोजेक्शन वेलोसिटी U इक्वल टू क्या है, ये देखो U इक्वल टू कितना है, ज़रा देखो I+2J दिया है। I के बगल वाला कंपोनेंट U cos थीटा होता है, तो U cos थीटा की वैल्यू 1 दी गई है, U sin थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, 2 दी गई है। भाई इस तरह से कंपेयर कर लिया। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, आप सभी लोगों को पता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, x tan थीटा माइनस हाफ GX स्क्वायर अपॉन कितना U स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। चलिए अब सब देख लेते हैं क्या क्या है। x tan थीटा क्या हो जाएगा, U sin थीटा अपॉन U cos थीटा, यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x माइनस हाफ G की वैल्यू भी रखा है 10 x स्क्वायर, U cos थीटा की वैल्यू कितनी है 1, 2 से 5 यानी 2x माइनस 5x स्क्वायर, y इक्वल टू 2x माइनस 5 स्क्वायर वाला यानी b हो जाएगा। ठीक है बच्चा, तो याद रहे, ठीक है, जब भी इस तरह से कोई भी कंपोनेंट दे तो I के बगल वाला जो होता है वह U cos थीटा यानी x एक्सिस की वेलोसिटी, और J के बगल वाला जो होता है वह y एक्सिस का। तो इस तरह से हमेशा ध्यान दें, कहीं कहीं गड़बड़ नहीं होगा। अब आइए मैच द फॉलोइंग, आप जान रहे हैं कि इस समय मैच द फॉलोइंग वाले भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमको उन क्वेश्चनों को भी करना है बढ़िया से। मैच द फॉलोइंग करा कि वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट हाईएस्ट पॉइंट क्या होता है। आप जानते हैं इस साल नीट में पूछा भी गया था कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होती है, U cos थीटा होती है। तो आप जानते हैं कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। तो क्या होगा 0, यानी A का 2 होगा। आप सेट कर लीजिए, A का 2, या तो B हो सकता है या तो D हो सकता है। B क्या होगा, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग एनी डायरेक्शन ऑलवेज लेस देन इट्स मैग्नीट्यूड। ध्यान दीजिएगा, किसी भी कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग एनी अदर डायरेक्शन ऑलवेज लेस देन, क्योंकि कंपोनेंट U cos थीटा U sin थीटा हो जाता है, तो हमेशा उसके मैग्नीट्यूड से ये क्या होता है, कम होता है, यानी B का क्या होगा 1, यानी कौन सा ऑप्शन देखते ही पता चल गया B वाला होगा।
ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी वन, तो क्या होगा, ए और बी के बीच का एंगल क्या, देखिए वेक्टर ए प्लस, ये वेक्टर दिया है, ये जहाँ नहीं दिया है उसका मतलब थोड़ा सा ध्यान से देना, ये वेक्टर दिया है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या कह रहा है भैया, क्या कह रहा है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी कहा जा रहा है। तो आप जानते हैं कि ऐसा अगर जब भी होता है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या होता है, आपका 90 डिग्री होता है, यानी सी का ये हो जाएगा, डी का क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो ये आपका 6 का ये हो गया। 7 देखते हैं भैया, द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर ओ ए ओ बी ओ सी शोन, ठीक, ओ ए, तो ओ ए आपका कितना है, ये देखिए ओ ए आपका आर है, ये भी आपका आर है, ये भी आपका आर है। तो सबसे पहले इन दोनों का रिजल्टेंट लेते हैं, क्यों बच्चा लो, इन दोनों का रिजल्टेंट लेंगे तो आर कितना हो जाएगा, आर रूट टू। अब देखो आर रूट टू और आर सेम डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब आर रूट टू और प्लस आर अगर सेम डायरेक्शन में है तो आर कॉमन हो गया, क्या बचेगा, रूट टू प्लस वन बचेगा, ये देखिए रूट टू प्लस वन बचेगा। तो इसका मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट सही कर रहा है। स्टेटमेंट सेकंड कर रहा, ओ ए एंड ओ सी वेक्टर है ये सब, एक्टिंग अलोंग ओ बी, सही है, ओ ए प्लस ओ सी प्लस ओ जी एक्टिंग अलोंग ओ बी, यानी मतलब तीनों का वेक्टर सम जो है, तीनों का वेक्टर सम ओ बी के अलोंग लग रहा है। इसका मतलब सही कह रहा है, वेक्टर की ही बात को क्या है एक्सप्लेन भी कर रहा है स्टेटमेंट सेकंड, यानी फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, सेकंड उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, यानी 7 का ए वाला सही है। 8 चलते हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट, फॉर द प्रोजेक्शन एंगल tan इनवर्स फॉर द हॉरिजॉन्टल एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल, ठीक है, मतलब कह रहा है कि अगर रेंज कितना होता है, आर इक्वल टू, ये देखो यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, और हाइट कितनी होती है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये देखो साइन थीटा से साइन थीटा कटा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कटा, जी से जी कटा, ये देखो 4 इक्वल टू क्या हो गया, tan थीटा, या थीटा इक्वल टू क्या हो गया, tan इनवर्स 4। तो बोलो भैया क्या रेंज और हाइट अगर आपस में बराबर होगी तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4 आएगा कि नहीं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एकदम सही आ रहा है, देख लीजिए हमारे में भी आ रहा है। स्टेटमेंट सेकंड क्या कर रहा है, द मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, ध्यान दीजिएगा स्टेटमेंट सेकंड कर रहा है, द मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एकदम सही कह रहा है। आर इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर बाई जी, यही तो मैक्सिमम रेंज होता है। लेकिन ये दोनों बातें सही हैं, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है उसका। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट। ये आपका 8 का ये हो गया। 9 क्वेश्चन का रहा, पार्टिकल मूविंग ईस्ट डायरेक्शन, ये देखिए ईस्ट डायरेक्शन में पार्टिकल जा रहा है। आप जानते हैं कि आपके कॉपी पे क्या होता है, ये ईस्ट होता है, ये क्या होता है, वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। तो ये जो है वो इधर की तरफ ईस्ट की तरफ कितने जा रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। फिर उसके बाद नॉर्थ वर्ड की जा रहा है, नॉर्थ का मतलब इधर की तरफ हो गया, नॉर्थ का मतलब क्या हो गया, 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। ये देखिए द एवरेज एक्सेलरेशन, तो आपको सबसे पहले चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो अब देखिए इसके कई तरीके हैं, जैसे शॉर्ट में हम लोग ये कहते हैं कि अगर चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालना है तो पहला काम करिए, जो इनिशियल वेक्टर है उसके डायरेक्शन को रिवर्स करके वेक्टर सम लगा लीजिए। तो इससे जानते हैं क्या होता है, डायरेक्शन में कहीं दिक्कत नहीं होती है। तो मान लीजिए अगर ये दोनों दिया है तो जो इनिशियल वेक्टर है उसके डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जाए। आइए इनिशियल वेक्टर के डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं, तो रिवर्स कर देंगे तो इसका मतलब माइनस b1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा भैया, v2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 5 मीटर पर सेकेंड ये भी हो जाएगा। अब बताइए रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये डायरेक्शन नॉर्थ हो गया और ये डायरेक्शन वेस्ट हो गया। तो उसी तरह से देखने में लग रहा है कि नॉर्थ वेस्ट वाला एक ही ऑप्शन है, यही सही होगा, डायरेक्शन तो एकदम बीचों बीच जाएगा। अब इसके लिए वेक्टर सम करेंगे तो वेक्टर सम का मतलब डेल्टा v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, ये 5√2 हो जाएगा। एवरेज एक्सेलरेशन कितना हो गया, डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी का मतलब 5√2 अपॉन कितना हो गया, ये देखिए 5√2, देखिए 5√2 अपॉन कितना टोटल हो गया 10, यानी कितना हो जाएगा 1/√2। तो 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, अब आइए 10 चलते हैं। शिप इज मूविंग वेस्टवर्ड विथ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड शिप बी 100 किलोमीटर साउथ ऑफ ए। ठीक है, तो शिप इज मूविंग वेस्ट, देखते हैं यहाँ पे क्या करते हैं, एक शिप बनाते हैं, ये देखिए इधर की तरफ जा रही है, ये वेस्ट डायरेक्शन में कितने से जा रही है भैया, 10 किलोमीटर। अब इस क्वेश्चन करने के कई तरीके हैं, वेक्टर से है, ठीक है।
मूविंग नॉर्थवर्ड स्पीड, अब एक सिप ये है, ये देखिए ये नॉर्थ जा रही है, ये कितने से जा रही है 10 किलोमीटर पर आवर से जा रही है भी। ये दोनों एक दूसरे से 100 किलोमीटर पे हैं, कितने पे हैं 100 किलोमीटर पे हैं, ये देखिए 100 किलोमीटर पे हैं। द टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिटवीन देम इज शॉर्टेस्ट एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। तो अब आपको देखिए यहाँ पे इनके बीच का डिस्टेंस भी फाइंड करना है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब होगा। आइए, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो मान लीजिए ये आपका टी समय में सपोज करो यहाँ पहुँचती है, तो टी समय में यहाँ पहुँचती है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी 10t। और ये आपका यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो है ये आपका ये जो है ये भी टी समय में यहाँ पहुँचता है, तो ये कितना डिस्टेंस 10t। और ये कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये ज़रा बताओ, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला हो जाएगा 100 माइनस 10t हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट क्या हो जाएगा, मान लीजिए अब ये वाला यहाँ तक पहुँचा है और ये वाला यहाँ तक पहुँचा है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी होगी, यही तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी ए बी, यही तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी ए बी, नहीं इसको और कुछ नाम लिख लो, पी क्यू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो पी क्यू निकलेगा कैसे, ये देखिए पी क्यू कैसे निकलेगा, पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट, ये देखिए पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट, ये क्या हो गया 10t का होल स्क्वायर और प्लस 100 माइनस 10t का होल स्क्वायर। क्यों भैया, यही तो हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। भाई ये तो शॉर्टकट आप मारते हैं, जैसे यहाँ से कोई गया तो नहीं कहते हो, कह रहे मार ले भाई, बीच में से ही मार ले, बीच से ही पकड़ ले उसको। तो ये आपका पी क्यू हो गया। इसको सॉल्व करेंगे या इसको यल भी कर सकते हैं, यल कर सकते हैं, तो 100t का स्क्वायर और प्लस ये कितना हो गया, मतलब रूट तो रहेगा ही, या दोनों तरफ स्क्वायर कर दें 100t का स्क्वायर, ये क्या हो गया 10,000 हो जाएगा, ये 100t का स्क्वायर और माइनस 2000t हो गया, माइनस क्या हो गया 2000t हो गया। ये बताइए यल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 कितना हो जाएगा 200t का स्क्वायर माइनस 2000t और प्लस कितना हो जाएगा 10,000, प्लस कितना हो जाएगा 10,000। अब बताइए अगर यल की वैल्यू मिनिमम है तो इसका मतलब dl बाई dt क्या होगा, आप सभी लोगों को पता है dl बाई dt क्या होगा। भाई वेक्टर मेथड से भी कर सकते हैं, वेक्टर मेथड से भी इसको किया जा सकता है, जैसे करिए, इसके बहुत मेथड होते हैं। तो dl बाई dt 0 होगा, जैसे अगर यल मिनिमम है तो आप सभी लोगों को पता है कि dl बाई dt की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो आइए dl बाई dt को 0 कर लिया जाए, dl बाई dt को 0 करेंगे तो ये देखिए क्या आ जाएगा 400t और ये क्या आ जाएगा माइनस 2000 इक्वल टू 0, या t इक्वल टू क्या हो जाएगा 2000 अपॉन 400 यानी 5r आ जाएगा। ये देखिए 5r आ गया। अब t की वैल्यू 5 इस इक्वेशन में रख दें, यल की वैल्यू निकल जाएगी। तो t की वैल्यू अगर इस में रख देंगे तो आपको क्या हो जाएगी, किसकी वैल्यू निकल जाएगी, यल की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, इसको रखते हैं यल की वैल्यू, तो ये 5r 50√2 किलोमीटर आ जाएगा। t की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे, आपको किसकी वैल्यू निकल जाएगी, यल की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक, अब आइए आगे नेक्स्ट देखिए क्या है। रिवर इज़ द फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ध्यान दीजिएगा, एक रिवर है जो कहाँ से कहाँ तक फ्लो कर रहा है, वेस्ट टू ईस्ट। चलिए भाई वेस्ट टू ईस्ट, ये नदी फ्लो कर रही है, ये देखिए नदी फ्लो कर रही है, इधर वेस्ट है इधर ईस्ट है। चलिए ठीक है, ए मैन ऑन द साउथ बैंक, साउथ इधर आएगा, साउथ इधर होगा, नॉर्थ इधर होगा, ए मैन ऑन द साउथ बैंक। चलिए भाई साउथ बैंक, रिवर इज कैपेबल ऑफ स्विमिंग एट 10 मीटर पर मिनट स्टिल वाटर, ही वांट्स टू स्विम अक्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम, ही शुड स्विम इन अ डायरेक्शन। तो आपको पता होगा अगर शॉर्टेस्ट टाइम में कोई भी आदमी जाता है तो वह करंट के परपेंडिकुलर अपने आप को फ्लो करता है। कैसे फ्लो करता है, तो ये बताइए, करंट ऐसे है तो करंट के परपेंडिकुलर अपने आप को ले जाएगा, यानी इसका मतलब ये ले जाएगा, यानी आंसर क्या होगा ड्यू नॉर्थ होगा। क्या होगा, ड्यू नॉर्थ। 11 का 1। फिर देखिए 12 क्या है, बोट टेक्स 2 आवर टू ट्रेवल 8 किलोमीटर एंड बैक इन स्टिल वाटर। स्टिल माने शांत जल है, तो मतलब एक बोट जो है जाने में और फिर यहाँ से आने में कितना घंटा ले रही है 2। तो इसका मतलब टाइम t इक्वल टू कितना हो गया, डिस्टेंस कितना हो गया, टाइम t हो गया 2 घंटा, डिस्टेंस कितना हो गया 16, 8 जाने में 8 आने में, और ये वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी क्या हो गई बोट की स्टिल वाटर में 16/2 इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर। अब क्या करा है, द टाइम टेकन फॉर गोइंग अप स्ट्रीम 8 किलोमीटर एंड कमिंग बैक, मतलब डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों में। तो अप स्ट्रीम चलने में कितना समय लगेगा, ये देखिए अप स्ट्रीम का मतलब धारा के विपरीत, तो कितना डिस्टेंस तय कर रहा है 8 है, 8 जा रहा है,
और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, अगर अप स्ट्रीम जाएंगे तो 8 - 4 8 बोट का 4 रिवर का, यानी 8 अपॉन कितना हो जाएगा 4, यानी 2 किलोमीटर पर 2 आवर हो जाएगा। अब फिर उसके बाद लौट के आएंगे डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम आएंगे, ठीक है, डाउन स्ट्रीम आएंगे तो 8, इसका मतलब अब हेल्प करेगी नदी, 8 + 4 यानी कितना हो जाएगा 8/12, 2/3 आर का मतलब कितना हो जाएगा 2/3 आर का मतलब 2/3 आर का मतलब हो गया 20 मिनट, कितना हो गया 20 नहीं 40 मिनट होगा ना, 60 रखोगे 3 से 20, हाँ 40 आएगा, सॉरी। तो यानी कौन सा हो गया 2 आवर 40 मिनट लगे। देखिए अप स्ट्रीम जाने में 2 घंटे लगे और डाउन स्ट्रीम आने में फिर कितना लगेगा, क्योंकि कमिंग बैक कहा है 40 मिनट लगेगा, टोटल टाइम क्या होगा 2 आवर 40 मिनट, 2 आवर 14 मिनट। चलिए अब आइए देखते हैं 13 क्वेश्चन। ए बॉल हुज काइनेटिक एनर्जी इज ई प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स फ्लाइट विल बी। तो अब बच्चों ये बताओ, जैसे मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को ये एक्स एक्सिस दिया है, ये वाई एक्सिस दिया है, किसी ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी से ऐसे फेंका गया और ये ऑब्जेक्ट यूं गया, तो यहाँ पर क्या होता है u cos थीटा होता है, और ये जो होगा यहाँ भी u cos थीटा होगा, ठीक है भाई, u cos थीटा होगा। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है E = कितनी होती है, प्रोजेक्शन पॉइंट पे ½ mu² होती है, और जो हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी होती है वो कितनी होती है, ½ mu² cos² 45। cos² 45 का मतलब क्या होता है भैया 1/√2, ठीक है, 1/√2 का मतलब क्या हो जाएगा E/2। अब इन दोनों को अगर आप डिवाइड करेंगे, इन दोनों को अगर आप डिवाइड करते हैं तो आंसर आपका कितना आ जाएगा बताइए, E/2 आएगा, ठीक है भाई, दोनों को डिवाइड करना है हमको, तो अगर दोनों को डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा E/2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्या करा है, पार्टिकल एक्टेड अपॉन द फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नेट विच ऑलवेज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी द मोशन ऑफ पार्टिकल। इसका मतलब सर्कुलर मोशन है, और सर्कुलर मोशन में याद रखिएगा एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। तो करा वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी वेरी करती है, एक्सेलरेशन नहीं, एक्सेलरेशन भी वेरी करता है, स्ट्रेट लाइन में ऐसा नहीं हो सकता है, हाँ, लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। और आपको पता होगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है बच्चों, तो वर्क डन क्या होता है 0 होता है, वर्क डन क्या होता है 0, तो कौन सा ऑप्शन होगा सी वाला होगा। अब आइए 15 में देखा जाए, देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, 15 टाइप के क्वेश्चन क्या करा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए मूविंग पार्टिकल एट एनी टाइम t आर गिवन बाई, ठीक, द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट टाइम t कहा जा रहा है। तो स्पीड के लिए पहले v निकालेंगे, तो v = क्या हो जाएगा, vx = dx/dt, dx/dt का मतलब क्या हो जाएगा ये बताओ, dx/dt का 3α/t² हो जाएगा। चलो भाई vy कितना हो जाएगा, dy/dt, dy/dt का मतलब कितना हो गया 3βt² हो गया। अब बताइए वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट, यानी v = क्या हो गया vx² + vy² हो गया कि नहीं। तो ये कहते हैं 3t² बाहर हो गया और अंडर क्या बचेगा α² + β², यानी कौन सा ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन होगा, 15 का क्या होगा डी, ठीक। अब चलते हैं 16 पे क्या कर रहा है, ए बॉय प्लेइंग ऑन द रूफ ऑफ ए 10 मीटर हाई बिल्डिंग। ये देखिए यहाँ से 10 मीटर हाई बिल्डिंग पे एक लड़का क्या है खेल रहा है। ही थ्रो ए बॉल एट 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 30 डिग्री। ये देखिए ऐसे बॉल को फेंका, कितने में फेंक रहा है 30 डिग्री पे, और बेटा 10 मीटर पर सेकेंड से फेंक रहा है, कितने पे फेंक रहा है ये बच्चा 10 मीटर। तो बॉल ऐसे जाके गिरेगी, ये देखिए यूँ गिरेगी ऐसे। हाउ फार फ्रॉम द थ्रोइंग पॉइंट विल द बॉल बी एट ए हाइट ऑफ 10 मीटर। अच्छा देखो बड़ा चालाक है, यही पूछ रहा है, मतलब ऊंचाई यहाँ से 10 मीटर पे कितना होगा। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे आप सारा फार्मूला लगा सकते हैं, आप रेंज निकाल दीजिए, रेंज निकाल दीजिए, निकल जाएगा। अब बताइए रेंज होता कितना है, u² sin 2θ अपॉन कितना हो जाएगा जी। देखिए थीटा भी पता है, u भी पता है, सब कुछ पता है। तो रेंज r = u² sin 2θ अपॉन कितना हो जाएगा जी, थीटा भी पता है। तो ये इसका आंसर आना चाहिए 8.66 मीटर, यानी 16 का कौन सा हो जाएगा, 16 का आपका हो जाएगा डी, सब कुछ पता है। फिर देखिए क्या आ रहा है, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल हैविंग काइनेटिक एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो प्रोजेक्शन पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, ½ mu²,
और देखिए हाईएस्ट पॉइंट पे कितना हो जाएगा, हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर 60। कॉस स्क्वायर 60 कितना होता है, 1/2 होता है। तो 1/2 का मतलब जैसे देखिए अब इस तरह के 2 क्वेश्चन हो गए थे, लेकिन कोई बात नहीं, 1/2 का मतलब 1/4 यानी k/4 आएगा। कितना आएगा भाई, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1/4, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी k, तो k/4 आ गया। फिर आते हैं इस पर, देखते हैं प्रोजेक्टाइल कैन हैव द सेम रेंज अप टू एंगल्स। तो आप जानते हैं कि ये बताइए सेम रेंज कब आता है, जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कंप्लीमेंट्री होते हैं। क्यों भैया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होते हैं, कंप्लीमेंट्री। मान लीजिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर कंप्लीमेंट्री होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के, ये देखिए इसको क्या है थीटा एंगल पे फेंका जाए और दूसरे वाले को कितने पे, 90 माइनस थीटा पे फेंका जाए, तो ये देखिएगा दोनों का रेंज क्या होता है, ये सेम होता है। ये देखो दोनों का रेंज सेम होता है, रेंज सेम होता है। तो करा प्रोडक्ट ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, तो प्रोडक्ट ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, पहले का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, 2u साइन थीटा बाई कितना हो जाएगा g, दूसरे का कितना होगा 2u साइन 90 माइनस थीटा या कॉस थीटा बाई कितना हो जाएगा g। अब दोनों का प्रोडक्ट चलते हैं, देखिए तो t1 t2 इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, ये देखिए 2/g और ये देखिए g। इसको क्या कहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ये बताइए क्या कहलाता है, आर रेंज कहलाता है। तो t1 t2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको याद भी किए रहेंगे कि अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कंप्लीमेंट्री है तो टाइम ऑफ फ्लाइट का प्रोडक्ट क्या होगा, 2r बाई कितना होगा g होगा, 2r बाई क्या होगा, इसको याद भी किए रहे, 2r बाई g होगा। 2r बाई g कहाँ दिख रहा है, इसका मतलब r यानी ये वाला ऑप्शन होगा। 18 का कौन सा होगा, ए वाला होगा 18 का, ठीक है। अब आइए इसमें नेक्स्ट देखते हैं, ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, एलिवेशन एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल एट हाईएस्ट पॉइंट एज सीन फ्रॉम द पॉइंट। मतलब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखो ऐसे फेंका जा रहा है, ठीक है, कितने एंगल पे फेंका गया, प्रोजेक्शन एंगल है, और ये देखिए ये हाईएस्ट पॉइंट है, और हाईएस्ट पॉइंट का एक एंगल देखिए, इसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, ठीक। तो ये रेंज देखिए ये r/2 है और ये h है, तो tan अल्फा क्या होता है, h/r/2। tan अल्फा क्या होता है, h/r/2। जब h की वैल्यू और r/2 की वैल्यू रखते हैं तो tan अल्फा आता है हाफ tan थीटा, और थीटा है कितना 45 डिग्री, तो इसका मतलब अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 1/2, और tan इनवर्स 1/2 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, C, यानी 19 का C हो गया। 20 चलते हैं, 2 पेपर स्क्रीन A एंड B आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। ये देखिए 2 पेपर स्क्रीन है, एक पेपर स्क्रीन यहाँ मान लीजिए A, ठीक है, और ये एक, दोनों एक दूसरे से कितने मीटर पे हैं, 200 मीटर पे। ए बुलेट A एंड B द होल इज बी इन 40 सेंटीमीटर, यानी बी का जो बुलेट है वह बी का जो है वह कितना है, ये देखिए बी का, सॉरी, यहाँ से कितने डिस्टेंस पे, ये देखिए 40 सेंटीमीटर पे है। यहाँ बुलेट फायर किया गया, यूं ऐसे आके गिरा, ठीक है। बुलेट ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टल टाइम हीटिंग ए, देन द वेलोसिटी ऑफ बुलेट एट एच। तो अब देख लीजिए क्या क्या चीज़ें पता है, ये हमको पता है यक्स इक्वल टू क्या होता है, u इंटू टी होता है। यक्स कितना है 200 है, हमको u बता रहा है, t क्या हो √2h/g, h कितना होगा 0.4, g कितना होगा 10, ये कितना होगा 10। अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, तो जब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा 700 मीटर पर सेकंड आएगा। भाई समझ रहे हैं ना, हाँ, यक्स इक्वल टू देखिए कई बार जैसे इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब यही क्वेश्चन नहीं, अभी पिछले टेस्ट में भी इसी टाइप का क्वेश्चन दिया था एक, हाँ, लेकिन यही नहीं था। तो अब ये जब बार बार लगा लोगे ना टेस्ट में, अरे यार याद हो जाएगा सब, देंगे क्या वहाँ से, इतने क्वेश्चन टेस्ट के हो जाएंगे, अरे पीछे टेस्ट दिए हो, इधर टेस्ट दे रहे हो, इतना क्वेश्चन हो जाएगा यार कि उससे बाहर का कुछ आएगा ही नहीं, सब उसी में से मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये द कैनन हैज़ सेम रेंज आर ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इफ h1 एंड h2 आर द ग्रेटेस्ट हाइट इन द 2 पाथ्स फॉर विच दिस पॉसिबल, देन तो करा कि रेंज की वैल्यू क्या होगी, कैसे रेंज की वैल्यू होगी, क्या चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो अब देखो फिर वही है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर कंप्लीमेंट्री होते हैं तो क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट अलग अलग होता है, लेकिन रेंज उनका क्या होता है, सेम होता है। तो अगर थीटा पे है तो ये बताओ h1 इक्वल टू क्या मिलेगा, ये देखो h1 इक्वल टू u स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना मिलेगा, ये देखिए 2g मिलेगा। H2 कितना हो जाएगा भैया, ये ध्यान दीजिएगा, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई कितना हो जाएगा 2g। चलिए दोनों का प्रोडक्ट जरा देखते हैं, H1 और H2 का प्रोडक्ट देते हैं। तो H1 H2 का प्रोडक्ट देखेंगे तो ये देखिएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो r स्क्वायर बाई 16 आएगा, या r इक्वल टू 4 रूट H1 H2, यानी कौन सा ऑप्शन है, सी वाला है। ठीक है, रेंज के टर्म में उसको कर लिया। अब 22, ए पर्सन एम्स ए गन एट ए बर्ड फ्रॉम ए पॉइंट एट ए हॉरिजेंटल डिस्टेंस 100 मीटर। ये देखिए, ये एक चिड़िया है मान लीजिए, ये इससे कितने डिस्टेंस पे है, 100 मीटर पे है। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे हम चिड़िए पे सटीक निशाना, अगर इसको देख के अगर निशाना लगा रहे हैं तो भैया क्या होगा, जैसे ऐसे अपनी गन को ऐसे पकड़े हुए हैं तो ये देखो ऐसे धीरे 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 प्रोजेक्टाइल जी लगेगा, जिसके कारण इसको नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम इससे एच हाइट ऊपर अगर हम निशाना लगा रहे हैं, ये देखो एच हाइट ऊपर, तो ये प्रोजेक्टाइल पाथ बनाते हुए चिड़िया को लग जाएगा, मतलब एच हाइट ऊपर हम यहाँ देखें तो अक्सर ये कहा जाता है कि क्या होता है। तो इसके लिए मैं आपको क्लास में भी शॉर्टकट तरीका बताया हूँ कि सही सटीक निशाना लगाने के लिए या तो लक्ष्य खुद हाफ GT स्क्वायर नीचे आ जाए, या आप लक्ष्य से हाफ GT स्क्वायर ऊपर क्या है निशाना लगाएंगे। या तो खुद लक्ष्य हाफ GT स्क्वायर नीचे चलाए, या तो लक्ष्य से, ये देखिए लक्ष्य से आप हाफ GT स्क्वायर ऊपर क्या निशाना लगाएंगे। तो देखिए एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ GT कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। सब सारे ट्रिक समझना, मतलब सटीक निशाना लगाने के लिए लक्ष्य से हाफ GT स्क्वायर ऊपर क्या है निशाना लगाना पड़ेगा। अब देखिए यक्स आपको पता है, यू आपको पता है, सारी चीज़ें पता है, तो सब रख देते हैं। जी कितना है 10 है, और यक्स कितना दिया है भैया, यक्स दिया है 100 अपॉन कितना दिया है 500, ये कट गया। इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये हो गया 1/25 टू 1/5 मीटर। 1/5 मीटर का मतलब 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ये देख लीजिए हो गया 20 सेंटीमीटर। 23 क्या करा है, बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी v1 फ्रॉम ए पॉइंट v। करा कि b, मतलब ये दोनों बॉडी यहाँ पे हिट कर जाएं तो क्या होगा, दोनों बॉडी कब हिट करेंगे कि जब दोनों के वर्टिकल, मतलब दोनों का मतलब v2 अगर इसके वर्टिकल कंपोनेंट के बराबर होगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट के बराबर का मतलब क्या हो गया, v2 है तो ये कौन सा है, v1 sin 30 होगा। अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो ये कहीं न कहीं जाके हिट कर जाएगा, यानी v1 sin 30 इक्वल टू क्या होना चाहिए, v1 sin 30 इक्वल टू क्या होना चाहिए, v2। अब sin 30 1/2 होता है तो v2 बाई v1 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 1/2 का मतलब 0.5 हो जाएगा 23 का। 24 चलते हैं भैया, ए बॉल रोल्स ऑफ ए टॉप ऑफ स्टेयरवे विद द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u मीटर पर सेकंड। चलिए भाई ध्यान दीजिए, इस तरह से ये स्टेयर बनी होते हैं, घर में आपके स्टेयर ऐसे बने होंगे। तो बॉल बेटा यहाँ से रोल कर रहा है, ये देखो u वेलोसिटी से रोल कर रहा है, तो जब रोल कर रहा है तो ये यूँ आके ऐसे गिरेगा। तो मान लो प्रत्येक स्टेप की हाइट जो दी गई है h दी गई है और चौड़ाई दी गई है b। तो अब ये बताइए ऊंचाई कितना हो जाएगा, जरा बताएंगे। ऊंचाई जो होगा वह NH होगा और चौड़ाई जो होगा वह कितना होगा, NB होगा। तो कहा जा रहा है कि n स्टेप की वैल्यू बताइए। तो इसके लिए आपको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का केस याद होगा, आपको y इक्वल टू हाफ gx स्क्वायर अपॉन कितना u स्क्वायर। सारी चीज़ें याद किए रहिए भैया, ठीक है। सब फार्मूले देखिए, जितना फार्मूला आप याद करेंगे उतना ही अच्छा कमाल होगा, तो इसीलिए फार्मूलों को याद करिए। अब देखिए ये y एक्सिस का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए ये, तो y की वैल्यू देखिए डायरेक्ट दिया है, NH दिया है, ये देखिए y की वैल्यू कितनी दी गई, NH हाफ g। x की वैल्यू कितनी दी गई है, ये देखिए x की वैल्यू कितनी दी गई है, हाँ x की वैल्यू कितनी दी गई है, x की वैल्यू NB दी गई है, यानी n स्क्वायर b स्क्वायर हो गया। u कितना है, u स्क्वायर होगा, n से n कट गया, यानी 2HU स्क्वायर अपॉन GB स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन हो गया, b वाला हो गया। 24 का b हो गया, ठीक। अब आइए 25 का रहा है, इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर इफ p पुल विथ वेलोसिटी u देन विथ व्हाट वेलोसिटी मास m मूव अप। तो मान लेते हैं कि ये जो है v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जाएगा। अब अगर ये v वेलोसिटी है तो ये बताओ, v वेलोसिटी है तो इसका मतलब ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, इसका ये वाला कंपोनेंट कौन हो जाएगा, v cos थीटा। अब बताइए ये v cos थीटा और ये जो खींचा जा रहा है u, ये दोनों आपस में बराबर होगा। अरे भाई मान लेते हैं कि ब्लॉक m जो है वह v वेलोसिटी से ऊपर गया है, तो अगर ये v है तो इसके पास वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, v cos थीटा।
अब v cos थीटा और u दोनों आपस में बराबर होंगे भाई, तभी तो ऊपर की तरफ जाएगा। यानी v cos थीटा और u आपस में बराबर होंगे, यानी v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u बाई cos थीटा, u बाई cos थीटा। कौन सा ऑप्शन है, b, 25 का b। तो ये हो गया क्लास 11th के मोशन इन प्लेन का टेस्ट। अब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का टेस्ट करेंगे। किसका, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए आइए करंट इलेक्ट्रिसिटी का लगाते हैं। आइए करंट इलेक्ट्रिसिटी का पहला क्वेश्चन देखो। द करंट इन द प्राइमरी सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर इज 0.2 एम्पियर। ये देखिए करंट ये हो गया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये हो गया, एरिया ये हो गया। तो करा पोटेंशियल ग्रेडियंट। भैया आपको अभी मैंने बताया है पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल टू वी बाई क्या होता है, यल। वी क्या होता है, आई आर बाई यल। आई आर क्या होता है, रो यल बाई ए। आई रो बाई ए, आई रो बाई ए, आई रो बाई ए। तो के इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई रो बाई ए, आई रो बाई ए। आई पता है, रो पता है, ए पता है, सब कुछ पता है। अरे रखेगा कौन, आप लोग रखेंगे। तो कौन सा आएगा, 0.1 वोल्ट पर मीटर। अब आइए ये देखिए, इफ द वायर इज स्ट्रेच्ड टू मेक 0.1% लॉन्गर इट्स रेजिस्टेंस विल। खींच के, तो मैंने आपको बताया है, क्लास में बताया है कि रेजिस्टेंस आर इक्वल टू रो यल बाई क्या होता है, बी होता है, ए होता है। अगर किसी तार को खींचते हैं तो उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, यानी रो यल स्क्वायर बाई क्या होता है, वॉल्यूम। याद करिए, सब सारी चीज़ें क्लास में क्या है पढ़े हैं। अब रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो रहा है, यल स्क्वायर। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब डेल्टा आर बाई आर इक्वल टू 2 डेल्टा यल बाई यल इंटू 100। अब क्या हो रहा है, यल क्या है, 0.1% है, तो ये क्या हो जाएगा, 0.2%। ठीक, तो खींच रहे हैं तो इसका मतलब इंक्रीज बाई 0.2% होगा, यानी 27 का कौन सा हो जाएगा, ए। 27 का ए होगा। अब देखते हैं 28 क्या कह रहा है भैया। रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन वायर ऑप्टेड फ्रॉम द मेजरिंग परसेंटेज एरर वोल्टेज और करंट में। देखो ये देखो, मेजरमेंट ऑफ करंट एंड वोल्टेज कितने का एरर है, 3% का। रेजिस्टेंस में कितने का एरर होगा, तो आप जानते हैं कि R इक्वल टू क्या होता है, V बाई आई होता है, या डेल्टा R अपॉन R इक्वल टू कितना हो गया, डेल्टा V अपॉन V और प्लस डेल्टा I अपॉन I हो गया। ठीक है ना भाई। तो अब इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देना, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। वोल्टेज में कितने का है, 3% है, और इसमें कितने का है, 3 है, तो यानी कितना परसेंट हो जाएगा, 6%। यानी 28 का कौन सा हो जाएगा, ए। चलिए भाई 29 देखते हैं। 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स 440 वोल्ट विच बल्ब आर फ्यूज। तो देखिए इन सीरीज कम्बिनेशन, मतलब सीरीज कम्बिनेशन में देखिए एक बल्ब आपका क्या है, ये क्या है, 25 वाट और 220 वोल्ट मेन से है, और दूसरा वाला बल्ब क्या है भैया, 100 वाट और 220 वोल्ट मेन से है, और ये देखिए ये 440 वोल्ट है। ठीक है भैया। तो एक बात याद रखना, सीरीज कम्बिनेशन में जो कम पावर का बल्ब होता है उसका ब्राइटनेस ज़्यादा होता है। तो जब कम पावर वाले बल्ब का ब्राइटनेस ज़्यादा होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो इसका मतलब उसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी ज़्यादा होगा। तो यानी अगर 440 वोल्ट है तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा 220 वोल्ट से ज़्यादा होगा। यानी फ्यूज कौन होगा, 25 वाट वाला बल्ब फ्यूज होगा। यही अगर पैरेलल में दिया होता तो दोनों बल्ब एक साथ फ्यूज करते, लेकिन सीरीज वाले में एक कुर्बान हो जाता है, बाकी सबको क्या करता है, बचा देता है। ये ध्यान दीजिए। फिर कह रहा विच ऑफ द 4 रेजिस्टेंस पी क्यू आर एस जनरेट द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ हीट व्हेन ए करंट फ्लो फ्रॉम ए टू बी। मतलब किस में सबसे ज़्यादा हीट होगा, तो देख लेते हैं किस आर्म में करंट ज़्यादा है। तो मान लेते हैं इस आर्म में करंट कितना होता है, I1 होता है, इस आर्म में करंट कितना होता है, I2। दोनों पैरेलल में है तो पोटेंशियल आपस में बराबर होगा, यानी V1 इक्वल टू क्या होगा, V2 होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ध्यान दीजिएगा। तो ये 4 to 6 I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये ध्यान दीजिए, ये 2 और 3 I2 यानी I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखिएगा 2I1 हो जाएगा। यानी इसमें करंट आपकी ज़्यादा आ रही है, ये देखिए करंट इसमें ज़्यादा आ रही है। अब करंट ज़्यादा आ रही है तो करंट का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 और 2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 8। तो 2 ओम वाले में मतलब यस में सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। अरे देख लीजिए, सब में आप बारी बारी निकाल लीजिएगा, हम सब में बारी बारी नहीं निकालेंगे। I2 इक्वल टू 2I1 है, यानी 4I1 का स्क्वायर और इंटू कितना 2, यानी 8 आ जाएगा।
इसमें कितना होगा, इसमें I1 है तो I1 का स्क्वायर इंटू 4 आएगा, तो इसीलिए किसमें सबसे ज़्यादा है, बी में सबसे ज़्यादा होगा। ठीक, फिर देखिए नेक्स्ट क्या करा है, 6 इक्वल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट्स पी क्यू आर शोन इन द फिगर, देन नेट रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम। तो किसके किसके बीच, तो देख लेते हैं पी और आर के बीच, पी और आर के बीच। चलो भाई पी और आर के बीच देखो, पी और आर के बीच में R/2 R/3R/2 3R/2 3R/2 और R/3 पैरेलल में, तो 1/RP इक्वल टू PR इक्वल टू कितना हो जाएगा, R/3 और प्लस 3R/2। ये देखिए एलसीएम आया 3R आया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 9 और 2 यानी PR कितना हो जाएगा 3R/11 हो जाएगा, जैसे आप कर सकें। P और Q के बीच देखते हैं, आइए P और Q के बीच देखा जाए, तो P और Q के बीच क्या हो जाएगा, ये देखिए R/3 और R/2 सीरीज में, R/3 जब P और Q के बीच में चलेंगे, ये देखिए P और Q के बीच में, P और Q के बीच में चलेंगे तो क्या हो जाएगा R/3 और R/2 सीरीज में, तो R/3 और R/2 सीरीज में यानी कितना हो जाएगा 5R/ कितना 6, 5R/6। अब बताइए 5R/6 हो गया, अरे बोलिए ना 5R/ क्या हो गया 6। अब इस R के पैरेलल में, तो R के पैरेलल में तो 1/RP इक्वल टू कितना 1/R प्लस 5R/6। ठीक है, ये क्या हो गया RP इक्वल टू 5R/ कितना 11, 5R/11। तो आप देख रहे हैं P और Q के बीच ज़्यादा आ रहा है, किसके बीच ज़्यादा आ रहा है, P और Q के बीच। उसी तरह इसके भी बीच निकाल लीजिएगा, तो आप इक्विवेलेंट देखेंगे P और Q के बीच सबसे ज़्यादा आएगा। ठीक है, अब आइए क्या करा 32 क्या करा है, डीसी सोर्स ऑफ ईएमएफ E1 100 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस इतना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इतना, द वैल्यू ऑफ R नो करंट विल पास थ्रू द बैटरी, मतलब बैटरी से कोई करंट पास नहीं कर रहा है। तो देखते हैं कि ये वाला कितना करंट दे रहा है, ये वाला, ये करंट कितना देगा I1 इक्वल टू E1 कितना भैया 100 अपॉन कितना 0.5 और प्लस ये कितना हो गया R। मान लेते हैं E2 कितना करंट देता है, चलिए E2 कितना दे देता है, E2 कितना है 90 अपॉन कितना हो जाएगा R। अगर बैटरी के थ्रू कोई करंट नहीं है तो इसका मतलब ये I1 और I2 दोनों आपस में क्या है बराबर होंगे, यानी 100 अपॉन 0.5 प्लस R, और ये देखिए 90 बाई कितना हो जाएगा R, ये कट गया 0 अब कितना आ गया 10 इक्वल टू 4.5 प्लस 9R, या ये 10R इक्वल टू यानी 4.5 ओम आएगा, क्या आएगा 4.5 ओम आएगा। ठीक बच्चों, फिर देख लीजिए 33 क्वेश्चन। अब देखो बेटा 33 क्वेश्चन क्या है, ए लार्ज बिल्डिंग देयर आर ए 15 बल्ब, कितना बल्ब हैं 40 वाट के। देखिए 15 बल्ब हैं कितने के बेटा 40 वाट के हैं, और 5 बल्ब है 100 वाट का, 5 फैंस हैं 80 वाट के, एक हीटर है। द मिनिमम कैपेसिटी ऑफ मेन फ्यूज करा, यानी पावर P इक्वल टू क्या VI, या I इक्वल टू क्या हो जाएगा पावर P अपॉन V। पावर कितना है 40 वाट के 15 बल्ब 40 इंटू 15 प्लस 5 बल्ब 100 वाट के 5 इंटू कितना 100, 5 इंटू कितना 80 और प्लस 1000 अपॉन सप्लाई कितना है 220। सॉल्व करोगे तो 12 एम्पियर के आसपास आएगा, किसके 12 एम्पियर के। अब आओ देखो, इन द सर्किट शोन इन द फिगर द करंट इन 1 ओम रेजिस्टेंस। तो देखो बेटा इसके लिए जो सेलों का पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने नहीं क्लास में बताया है, हाँ 2 सेल अगर मतलब अनइक्वल ईएमएफ के एक दूसरे के पैरेलल में होते हैं तो उनका नेट ईएमएफ कितना होता है। तो अब ये देख लो, सबसे पहले इसको, जैसे ये 6 वोल्ट की बैटरी, इसको ऐसे थोड़ा सा बना लो डायग्राम, थोड़ा अच्छा लगेगा। 6 वोल्ट है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इधर कर लो 3 ओम कर लो, और ये देखो ये 1 ओम का हो गया। ये देखो ये 3 और 2 को एक साथ कर लो, और ये बड़ी बैटरी है 3 और 2 को एक साथ कर लोगे तो कितना हो जाएगा 5 ओम, और ये 9 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है ना, 5 ओम और 9 वोल्ट हो जाएगा। कहा जा रहा है कि PQ में करंट क्या है, तो अब हमको देखना कौन सी बैटरी बड़ी है। तो इसके लिए 6 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 30, तो 6 और 5 का मल्टीप्लाई मतलब E1R2 6 इंटू 5 ग्रेटर देन 9 इंटू कितना हो जाएगा 3,
यानी ये वाली बैटरी बड़ी है, तो ये वाली बैटरी बड़ी है, तो इसका मतलब करंट का डायरेक्शन Q to P होगा। बिना सॉल्व किए ही मार सकते हैं Q से P, लेकिन सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने में क्या जा रहा है, सबसे पहला काम आप एक नेट EMF निकाल दीजिए। नेट EMF के लिए बताइए कैसी बैटरी होगी प्रभावी, कौन सी बैटरी इफेक्टिव है, ये वाली। नेट इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, और ये आपका ये देखिए 1 ओम है। कौन है ये, 1 ओम है। और ये क्या है आपका P है, ये आपका क्या है, Q है। ठीक है, तो अब ई नेट कितना होगा, ये देखिए ई नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई नेट की वैल्यू हो जाएगी E1R2 6 5 जा 30 माइनस 9 3 जा 27 अपॉन रेजिस्टेंस 3 और 5 कितना होगा 8, यानी 3/8 वोल्ट, यानी कितना हो गया 3/8 वोल्ट हो गया। इंटरनल रेजिस्टेंस आर नेट इक्वल टू, आर नेट कितना हो जाएगा, ठीक है 3 और 5 18 15 अपॉन 8, ये देखिए 15/8 हो गया। करंट क्या हो जाएगी, करंट ऐसे आएगी, देखिए करंट ऐसे आते हुए Q से P आएगी। तो करंट के लिए नेट EMF कितना है 3/8, बोलो नेट EMF कितना है 3/8, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है 15/8 + 1, 15/8 + 1, ये देखो टोटल रेजिस्टेंस है, यानी क्या आएगा 0.13 एम्पियर फ्रॉम Q to P। ये तो पहले ही डिसाइड हो गया था। When 5 volt potential difference applied across the length of wire 0.1, ड्रिफ्ट स्पीड इतना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतना, मतलब n की वैल्यू, रेजिस्टिविटी पूछ रहा है। तो बेटा आपको पता है I इक्वल टू क्या होता है, V/R इक्वल टू NEAVD होता है। V पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, R क्या होता है ρL/A इक्वल टू NEAVD होता है। देखिए ए से कट गया, ठीक है, रो इक्वल टू क्या हो गया भैया, रो इक्वल टू V/NELVD होता है। देखिए सब कुछ दिया है, V दिया है, L दिया है, सब कुछ रखेंगे, सॉल्व करेंगे, इसमें सारी चीज़ों को रखते हैं, सॉल्व करते हैं तो 1.6 × 10⁻⁵ ओम मीटर आएगा। ठीक है, अब स्टेटमेंट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ बैटरी कैन बी ग्रेटर देन इट्स EMF। सही बात है, आप जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस EMF से ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। अगर सेल डिस्चार्ज हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस EMF से कम होता है, अगर सेल को चार्ज किया जा रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस EMF से ज़्यादा होता है। इसका मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। व्हेन करंट इज टेकन फ्रॉम द बैटरी V इक्वल टू E-IR, सही बात है, लेकिन ये किसके लिए सही है, ठीक है, जब V लेस देन ही होता तो मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट भी सही है, स्टेटमेंट सेकंड भी सही है, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, यानी बी वाला सही है इसमें। ठीक, 37 में स्टेटमेंट फर्स्ट, एज ए टेम्परेचर डिक्रीज द रिलैक्सेशन टाइम ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल इंक्रीज, एकदम सही बात है। मैंने आपको क्लास में भी बताया टाउ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो टाउ घटेगा। नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ लैटिक साइन इंक्रीज एट द टेम्परेचर इंक्रीज, सही बात है। इसका मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, यानी ए वाला ऑप्शन है 37 का ए। भाई कोलिजन बढ़ेगा ना। फिर VI ग्राफ दिया है T2 - T1 प्रोपोर्शनल टू बताना है। तो एक बात आप जानते हैं कि स्लोप जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, तो यहाँ T1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू tan थीटा है, लेकिन ये आपका क्या हो जाएगा tan 90 - 2 थीटा हो जाएगा, सॉरी 90 - थीटा कर दें, तो T2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cot थीटा हो जाएगा। ये देखिएगा T2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब भाई जैसे टेम्परेचर क्या होता है, VI ग्राफ का जो टेम्परेचर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसके स्लोप के होता है। तो अब देखो इसके स्लोप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी T1 - T2 क्या हो गया, सॉरी T2 - T1 करना है, T2 - T1 क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cot थीटा माइनस tan थीटा, या T2 - T1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन क्या cos थीटा, या T2 - T1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा cos थीटा हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं cos स्क्वायर माइनस साइन थीटा को क्या करते हैं cos 2 थीटा, और नीचे से 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो cos 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा आएगा। ठीक है, साइन 2 थीटा 2 भी रहेगा, और cos 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा क्या होता है, बोलो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cot 2 थीटा, तो कौन सा हो जाएगा cot 2 थीटा, सी वाला ऑप्शन 38 का कौन सा हो जाएगा, सी। 39 देखते हैं,
व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड डी सर्किट एज शोन इन द फिगर। ए और डी के बीच का आपको क्या बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। ध्यान दीजिएगा, ए और डी के बीच का क्या बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले हम क्या करें, इसमें करंट निकाल लें। तो ये बताइए करंट कितना होगा, करंट आई इक्वल टू 6/6 यानी 1 एम्पियर। करंट आएगी कैसे, ए ऐसे ऐसे ऐसे। मैंने क्या कहा था, जिधर से करंट आएगी उसका पहला सिरा प्लस होगा, दूसरा सिरा क्या होगा, माइनस। इसमें भी यही काम कर लें। इसमें करंट कितना हो जाएगा, इधर से करंट आएगा ऐसे आते हुए आते हुए आते हुए ऐसे आएगा। करंट इसमें कितना आ जाएगा, V/10 यानी 0.4 एम्पियर। ये देखिए प्लस होगा माइनस होगा, 0.4 एम्पियर। फिर मैंने आपको क्या है क्लास में बताया है, दो पॉइंटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VD। ये देखिए दो पॉइंटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, VA माइनस VD प्लस माइनस IR प्लस माइनस E, प्लस माइनस IR प्लस माइनस क्या E, ये तो होता है। तो पहले साइन का टर्मिनल मतलब A से D तक ऐसे चलिए कि पहले टर्मिनल का साइन लीजिए। देखिए A ऐसे चलिए, ऐसे ऐसे, ये वाला रास्ता देख रहे हो, ये ऐसे आ जाओ 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 जाओ, ये ऐसे। चलो पहला टर्मिनल प्लस मिला, प्लस का मतलब क्या हो गया, +3 × 1। फिर क्या मिला, प्लस मिला +5। फिर क्या मिला, +6 × कितना 0.4 यानी कितना आ जाएगा 10.4 वोल्ट। कितना आ जाएगा 6 3 9, अरे 5 11 नहीं आ जा रहा ना, देख लो भैया 11 पॉइंट नहीं आ जा रहा ना, 10 पॉइंट आ रहा ना, 6 2, अच्छा हाँ 6 है 2.4 होगा, 5 10.4 वोल्ट। ठीक, ये आ गया वोल्ट। 39 का हो गया। फिर देखते हैं 40 क्या करा, इन द सर्किट इन द फिगर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द P एंड Q। देखिए P और Q के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम करंट निकाल दें। करंट आई कितना होगा, 48/100 300। ये होगा। अब हमको क्या करना है, किसके क्रॉस पोटेंशियल निकालना है, QP के क्रॉस निकालना है। तो QP के क्रॉस वेरी सिंपल, क्या पता चल गया, QP करंट कितना है 16/100, ये तो करंट यहाँ से निकलेगा, और इसका रेजिस्टेंस कितना है 20 से कितनी बार जाएगा 5। आज 16 में 5 से डिवाइड करोगे तो बोलो 16 में अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, अगर 16 में 5 से डिवाइड करते हैं, 5 × 15 3.2 यानी 3 पॉइंट कितना हो जाएगा 2 वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3.2 वोल्ट। तो 3.2 वोल्ट का मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी वाला सही होगा। अब आइए द रीडिंग ऑफ अमीटर एज शोन इन द फिगर। डायग्राम देख रहे हैं, अमीटर की रीडिंग बतानी है। ठीक, कैलकुलेशन थोड़ा है, ध्यान दें। अब देखो सबसे पहले ये वाले और ये वाले रेजिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल में हैं, ये और एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो 3 और 6 पैरेलल में 36 18.9 2 हो जाएंगे। मतलब सर्किट डायग्राम देखो ऐसे बनेगा, ये देखो 2 ओम हो गया, ये देखो कितना हो गया 2 ओम हो गया, ये देखो अमीटर की रीडिंग आ गई, और ये भी दोनों पैरेलल में हो गए, यानी कितना हो गया 2 ओम हो गया, और ये कितना आ गया 14 वोल्ट हो गया, और ये देखो 0.8 ओम और 14 वोल्ट। सबसे पहले सर्किट में करंट निकाल दो, फिर करंट निकाल के बांट दो, कोई करना कुछ इधर उधर करना ही नहीं है। तो करंट के लिए क्या होगा, टोटल ये में 14 वोल्ट, ये देखो 2 2 4, 4 का मतलब कितना हो जाएगा 4 और 2 पैरेलल में, 4 और 2 पैरेलल में 4 दूनी 8, 4 और 2 पैरेलल में 4 2 जा 8 होगा, 8 बाई कितना 12। ठीक, मतलब रेजिस्टेंस वो निकाल लो, करंट निकाल लो, करंट निकाल लीजिए। तो ये देखिए 2 और 2 4 हो गया, 4 और 2 8 अपॉन कितना हो गया 4 और 2 6, यानी कितना हो जाएगा 4/3 और प्लस 0.8। देखिए भाई करंट निकल गया कि नहीं। हमको इसमें करंट निकालना है। ये देखिए इसमें I1 करंट है, इसमें I2 करंट है। तो I1 की वैल्यू के लिए देखिए क्या करिएगा, I1 के लिए I1 I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, तो I1 के लिए क्या करिएगा, I ये तो वैल्यू निकालोगे ही, इनटू ये वाला रेजिस्टेंस अपॉन 2 2 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। ये कर देना, ज़रूर कोई न कोई आ जाएगा, सॉल्व कर लेना। सॉल्व करोगे तो 41 का कौन सा आएगा आपका 2.18 एम्पियर। कितना आएगा 2.18 एम्पियर। फिर आगे देखो नेक्स्ट, इन द सर्किट शोन इन द फिगर द पॉइंट F इज ग्राउंडेड, विच आर द फॉलोइंग इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो सबसे पहला काम सर्किट में करंट निकालते हैं। ये देखिए प्लस प्लस कनेक्ट है,
तो करंट कितना हो जाएगा, नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा, 10 माइनस 3, रॉन्ग कनेक्शन है 7, और 2 और 5 7, 3 10 और 4 14, यानी कितना हो जाएगा 7 1/2 एम्पियर। देखिए रॉन्ग, तो करंट तो 0.5 एम्पियर है, तो ये राइट है, राइट सही नहीं है यहाँ पे। फिर कह रहा है डी इज़ 5 वोल्ट, चलो डी निकालते हैं, यह अर्थिंग है, यह अर्थिंग है, तो ये देखो इधर से करंट आएगा, प्लस होगा, ये माइनस होगा, डी निकालते हैं, तो वी डी माइनस वी एफ इक्वल टू पहला टर्मिनल क्या है, +3 है, इसमें प्लस क्या है 4 × 1/2 है, यानी ये कितना आ जा रहा 5 वोल्ट। 5 वोल्ट का मतलब डी भी सही है। कह रहा ई इज 0 ना, ई 0 नहीं होगा, ये देखो ई क्या है, ई माइनस ई एफ कितना, कौन सा टर्मिनल है, +4 × कितना पता है, 4 × कितना 1/2, कितना हो जाएगा 2 वोल्ट। एफ 0 है, ई का मतलब 2 वोल्ट होगा, लेकिन ये क्या लिखा है 0 पोटेंशियल लिखा है, इसका मतलब यही वाला क्या होगा, सही होगा, यही क्या होगा, सही होगा। फिर देखिए 43 क्या कह रहा है, चलो बच्चों देखो, इनफाइनाइट लेडर है और आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो याद रखिएगा, इस बार रीनीट में जो 4 सितंबर 2020 को पेपर हुआ था उसमें दिया भी था। तो इसका क्या बड़ा आसान तरीका होता है, हम क्या करते हैं, एक लिंक को छोड़कर, ये देखो पीछे का सब कुछ आर मान लेते हैं। अब यहाँ आर माना है तो यहाँ तक भी आर मान लेते हैं। अब देखो कैसे हो जाएगा, ये देखिए 1 ओम, ये कितना हो गया 2 ओम, और पीछे का हमने क्या मान लिया आर, और ये भी कितना है आर। अब बोलो आर और 2 पैरेलल में, आर और 2 पैरेलल में कितना हो जाएगा, बोलो आर और 2 पैरेलल में कितना हो जाएगा, 2R/R+2 हो गया, और ये कितना हो गया 1। अब ये दोनों सीरीज में हो गया, इनका इक्विवेलेंट कितना है R, 1 + 2R/R+2, एलसीएम लिया, R² + 2R, R+2 + 2R, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, R² - 2R -2 इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया कि नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, R+2 सही है, 2R इधर आया, R² + 2R, 2R से 2R कैंसिल हो गया, R² - R, सॉरी ये -2R नहीं होगा, -R, ठीक है, -R -2 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको सीधाचार्य फार्मूले से भी चाहें तो आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं सॉल्व कर सकते हैं, सीधाचार्य फार्मूले से भी आप चाहेंगे तो सॉल्व कर लेंगे। तो R² - R -2, सीधाचार्य फार्मूले सॉल्व करोगे तो -B यानी +1 + -√B² 1 + 4AC यानी कितना हो गया 8/2, 8 और 1 कितना होता है 9, 9 का क्या होता है 3, 3 और 1/2 यानी 2 आएगा, कितना आएगा 2 आएगा। सभी के क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। 44 देखिए क्या करा भैया, ए वायर ऑफ लेंथ है, 3 आइडेंटिकल सेल हैं, नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है ना, कनेक्टेड इन सीरीज ड्यू टू द करंट, द टेम्परेचर ऑफ वायर इज रेज्ड बाई ΔT in a time t. A number n of similar cell is now connected in series with a wire of same material and cross section but of length 2L. Length कितना है 2L. The temperature of wire is raised by the same amount ΔT in the same time. The value of n is. तो ये बताओ जो हीट देगा सेल वह कितना देगा, 3 सेल हैं तो 3V का होल स्क्वायर RT इक्वल टू कितना होगा ms Δθ। पहले वायर की लंबाई L थी, अब कहा गया वायर की लंबाई जोड़कर बढ़ाई जा रही है, तो जोड़कर बढ़ाई जा रही है तो लेंथ तो 2L हो जाएगा। अब मास m है तो मास भी तो 2m हो जाएगा, देखो जोड़ के, खींच के नहीं, अगर खींच के बढ़ाते तो मास वही रहता। तो अब क्या होगा, यहाँ पे n सेल लग रहे हैं तो NV का होल स्क्वायर इंटू T, रेजिस्टेंस क्या होगा, लंबाई बढ़ेगी तो 2R, मास क्या होगा 2m, यस में कोई चेंज नहीं, Δθ में कोई चेंज नहीं, डिवाइड करो कितना जाएगा 9/n² इक्वल टू 1/4 आ गया, n² इक्वल टू 36 या n इक्वल टू कितना हो गया 6, कितने सेल होंगे 6 सेल। 44 का B काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 45, द चार्ज ऑन द 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इन द स्टेडी स्टेट,
तो स्टेडी स्टेट में इसमें तो कोई करंट जाएगा ही नहीं, ऐसे करंट जाएगा, ये करंट, ये करंट, ये करंट, ऐसे आएगा। तो करंट कितना हो जाएगा 1 एम्पियर, इस पर कितना होगा 5 वोल्ट। अब यही 5 वोल्ट दोनों में बटेगा, मतलब कैसे, ऐसे, ये देखो 2 माइक्रोफैरेड हो गया और ऐसे बना लेते हैं, ये 4 माइक्रोफैरेड हो गया। अब रेजिस्टेंस के क्रॉस है कितना 5 वोल्ट, इसको एक बैटरी मान लो। अब ये 5 वोल्ट क्या है, आप बांट दीजिए, ठीक है। 5 वोल्ट बांटेंगे तो कैसे हो जाएगा, B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, तो इसका क्या होगा V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, याद है V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C में इसका और अपॉन कितना है 6, यानी 10/6 वोल्ट आएगा। अब 10/6 वोल्ट आएगा तो चार्ज कितना हो जाएगा, बोलो भैया, चार्ज Q इक्वल टू C भी 4 × 10/6, याद है, यानी 20/3 माइक्रोकूलम चार्ज आ जाएगा। कितना चार्ज आ जाएगा 20/3। दोनों को सीरीज में भी करके कर सकते हैं क्योंकि दोनों में चार्ज सेम होगा। Q इक्वल टू C भी कर सकते हैं, ये भी 20/3 माइक्रोकूलम ही आएगा। तो 45 हो गया। फिर देखते हैं 46। ए गिवन रेजिस्टेंस, देखिए क्या करा है, ए गिवन रेजिस्टेंस द फॉलोइंग कलर स्कीम ऑफ द वेरियस स्टेप ऑन इट, ब्राउन, ब्लैक, ग्रीन एंड सिल्वर, इट्स वैल्यू इन ओम। तो अब देखिए इसके लिए क्या करते हैं आप, BB रॉय, ठीक है, ग्रेट बॉय, वेरी गुड वाइफ, ठीक है। इसमें आप देखिए इसको 0 करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मल्टीप्लायर कैसे देखते हैं, 10 to power 0, 10 to power 1, 10 to power 2, 10 to power 3, 10 to power 5, 10 to power 6, 10 to power 7, 10 to power 8, 10 to power 9। देखिए ठीक है भाई। तो B फॉर ब्लैक, B फॉर ब्राउन, R फॉर रेड, O फॉर ऑरेंज, Y फॉर येलो, G फॉर ग्रीन। अब कह रहा है कि 4 स्टेप हैं, कौन कौन से हैं, देखो पहला ब्राउन है, दूसरा क्या है ब्लैक, तीसरा ग्रीन और चौथा सिल्वर है। तो अब देखो 2 को हम डिजिट में देखते हैं, इन दोनों को, ब्लैक, ब्राउन और ब्लैक को डिजिट में देखेंगे तो ब्राउन क्या है 1 और ये क्या है 0। मल्टीप्लायर ग्रीन क्या है 10 to power 5 और प्लस माइनस टॉलरेंस कितना है, सिल्वर का 10% होता है। तो इसको ऐसे लिखा है 1.0 × 10 to power 6 लिख सकते हैं, प्लस माइनस 10%। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला 46 का C। 47 देखिए, देर आर 2 कंसेंट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस A and B रिस्पेक्टिवली, द स्पेस बिटवीन देम रो, देन द रेजिस्टेंस ऑफ इंटरगैप। रेजिस्टेंस ऑफ इंटरगैप का मतलब क्या हो जाएगा, ये देखिए इस प्रकार से ऐसे दिए हैं, इनके बीच का रेजिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा dx एलिमेंट मान लेते हैं, ये dx एलिमेंट, ये देखिए छोटा सा dx एलिमेंट मान लेते हैं, जो इससे कितने डिस्टेंस पे x, इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, dr इक्वल टू रो dx अपॉन कितना 4πx²। इनर रेडियस कितना है a, आउटर रेडियस कितना है बच्चों b। अब हमको a से लेके b तक रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो a से लेके b तक रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो r इक्वल टू क्या, a से लेके b तक dr, यानी रो अपॉन 4π क्या हो गया 1/x² का 1/x² का इंटीग्रेशन कितना हो गया -1/x, यानी a से लेके b, यानी रो अपॉन 4π 1/a - 1/b। ये कौन सा हो गया, डी वाला ऑप्शन हो गया। कौन सा हो गया, डी वाला ऑप्शन। फिर देखिए 2 रेजिस्टेंस EMF E1 E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 कनेक्टेड पैरेलल एज शोन, देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 2 सेल बिटवीन। तो आप जानते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, पता है आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाता है E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। तो 2 इक्विवेलेंट E1 और E2 के बीच में होता है, किसके किसके बीच में होता है, E1 और E2 के बीच में, यानी पहला वाला ऑप्शन होगा ए वाला। और यही अगर क्या हो जाता है, रॉन्ग कनेक्शन होता है तो बीच में माइनस हो जाता है, अपोजिट पोलैरिटी होता है तो बीच में माइनस हो जाता है। 48 का कौन सा हो जाएगा, ए। 49, 2 सेल हैं राइट कनेक्शन में, तो करंट कितनी होगी पहले देख लेते हैं। नेट EMF कितना हो गया 1.5 1.5 3 0.5 0.25 0.25 यानी 3, यानी 1 एम्पियर करंट हो गया। करंट ऐसे निकलेगा, करा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा E - 1.5, I कितना हो जाएगा 1, R1 कितना हो जाएगा 0.5,
R1 क्या हो जाएगा, ये कितना हो गया 1 वोल्ट हो गया। V2 वो भी डिस्चार्ज हो रहा है, कितना हो जाएगा 1.5 माइनस 1 इंटू 0.25 यानी 1.25 वोल्ट हो जाएगा। तो 1 वोल्ट और 1.25 वोल्ट है कोई, हाँ भी है, ये 49 हो गया। 50 देखते हैं बच्चा क्या करा है, मासेस ऑफ द 3 वायर ऑफ द सेम मटेरियल 1 2 3 एंड लेंथ 3 to 1, लेंथ क्या है 3 to 1, करा कि भैया रेजिस्टेंस का रेशियो बताइए। तो आप देखेंगे R इक्वल टू रो एल स्क्वायर बाई वी, R इक्वल टू रो एल स्क्वायर, वी कितना हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी, यानी R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर बाई एम, या R1 इंटू R2 इंटू R3, ठीक है 1 बाई कितना 3, ये देखिए 4 बाई 3 और ये देखिए 3 3 9 बाई 1, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 इंटू कितना 4 इंटू कितना 27। है कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है क्या, द इलेक्ट्रिकल, अच्छा गड़बड़ हो गया क्या, हाँ मास को हमने इधर कर दिया, ओहो मास को ये है, सॉरी यहाँ से फिर से कर दे फिर, लेंथ रेशियो 3 है, 3 बाई कितना 1 और ये कितना हो गया 2 to 4 बाई 2 इंस्टू ये मास रेशियो है ना, 1 बाई कितना हो गया 3 हो गया। अब क्या करेंगे 2 से, ये 9 इंटू कितना, 9 इंटू कितना, कहाँ गड़बड़ हो जा रहा है भैया, 1 मिनट सॉरी फिर से देखते हैं, ठीक है जानते हैं जब इधर उधर हो जाता गड़बड़ हो जाता। ये क्या दे रहा है 3 वायर सेम मटेरियल मास रेशियो, आइए लेंथ रेशियो दे रहा है, ठीक है। तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है एल स्क्वायर बाई एम, यानी R1 इंटू R2 इंटू R3 क्या हो जाएगा एल 3 3 9 अपॉन 1, 2 2 4 अपॉन 2 और क्या हो जाएगा 1 बाई कितना 3, तो 9 इंटू कितना हो गया 2 इंटू 1 बाई 3, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 27 इंटू 6 इंटू कितना 1, ठीक है। तो टी वाला ऑप्शन होगा। तो बच्चों इस तरह से हमने क्या है देख लिया कि कैसे क्वेश्चन आए हैं। तो गलती को ज़रूर रोज़ करिए और रोज़ सीखिए, 100% पक्का है सिलेक्शन होगा। थैंक यू बच्चों, अच्छा करो, बहुत अच्छा करो।